ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित खतरनाक फैसले लेने होंगे, क्योंकि एक धमाके के कारण प्लेन में मौजूद 293 लोगों की जिंदगी खतरे में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। उम्मीद है कि हम अगले 2 घंटे में नरीता एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। फिलीपींस एयरलाइंस का एक बोइंग 747 33,000 फीट की ऊंचाई पर है और टोक्यो जापान जा रहा है। फ्लाइट 434 में 273 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट में कैप्टन एड रेयस के साथ फर्स्ट ऑफिसर जेमी हरेरा और सिस्टम्स इंजीनियर डेक्स्टर कोमेंडाडोर हैं। रेयस और कोमेंडाडोर दोनों ही एयरफोर्स पायलट्स रह चुके हैं। फ्लाइट मनीला से शुरू हुई और फिलीपींस के सेबू रिजॉर्ट में रुकी और अब यह फ्लाइट जापानीज आर्किपेलागो के करीब है। लेकिन 3 घंटों की उड़ान के बाद कैबिन में एक भयानक आवाज सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने ही वाला हूं। फिर लगा फ्लाइट को बचाने के लिए कुछ करना होगा। प्लेन दाईं ओर झुक जाता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा मेरे रहा पास है कंट्रोल। नेक्स्ट प्रेशराइजेशन लॉस चेक करो। तैयार रहो। Checking QRH for rapid loss pressurization. ऑटो पायलट अब भी काम कर रहा है। वो प्लेन को रोल होने से रोकता है। आराम से घबराइए मत। पहुंच पाएंगे या नहीं? डर लग रहा है। ये लो। प्लीज आप लोग अपनी सीटों पर बैठे रहिए। हेलो कैप्टन। ओके, पैसेंजर्स को शांत रखो। उनसे कहो सीट बेल्ट्स लगा लें। रोड 26 में धमाका हुआ है और एक शख्स मारा गया है। कई लोग घायल हैं और केबिन में धुआं भर गया है। फिर मैंने कहा कि मैं ऑटो पायलट के जरिए एयरप्लेन को मोड़ूंगा, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैंने उसे अप डाउन लेफ्ट राइट करने की कोशिश की, पर कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अब मामला काफी सीरियस हो चुका है। नाहा पाल 434 हैवी डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। प्लेन में धमाका हुआ है, लोग मारे गए हैं। रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग एट नाहा। लैंडिंग के बाद हमें फुल इमरजेंसी सर्विस चाहिए। पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर जापान के ओकिनावा आइलैंड पर मौजूद नाहा एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। फ्लाइट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। धमाके के कारण एयरक्राफ्ट के कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स फेल हो गए हैं, पर कैप्टन रेयस को नहीं पता कि वो कौन से कंट्रोल हैं। तो जब हम लो स्पीड पर नीचे जा रहे थे, मैंने फ्लाइट कंट्रोल्स को टेस्ट करने की कोशिश की और उनसे मुझे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। हम टर्न करेंगे, डिफरेंशियल पावर यूज करनी होगी। डिसएंगेज ऑटो थ्रॉटल, पुल बैक 3 और 4। प्लेन के लेफ्ट इंजन्स पर थ्रस्ट बढ़ाकर और राइट में इंजन्स पर थ्रस्ट कम करके कैप्टन रेयस प्लेन को दाईं ओर घुमाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसएयर 707 के पायलट्स की तरह कैप्टन रेयस मौजूद टूल्स की मदद से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। एसिमेट्रिक थ्रस्ट में आपको प्लेन के दोनों ओर मौजूद इंजन को एक दूसरे के अगेंस्ट काम पर लगाना पड़ता है। और अगर पास्ट की बात करें तो एसिमेट्रिक थ्रस्ट की वजह से पहले कुछ प्लेन्स को तबाही से बचाया गया था। स्पीड 225। ओके, टर्न कर रहा है। कुछ ही मिनट में एयरपोर्ट दिखने लगता है। रेयस फाइनल अप्रोच की तैयारी करते हैं। 3 ग्रीन सर। ठीक है, मैं ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मैनुअली लैंड करेंगे। फ्लैप्स 30 सेट है। एलिवेटर तुम संभालो। जब मैं कहूँ पुश तो पुश करना। Okay, 200 slightly left. करेक्टिंग, पुश। 100. 50. 30. Power off. पुल। आपकी आखिरी कमांड थी पुल। हाँ, यही मेरी आखिरी कमांड थी, पुल। PAL फ्लाइट 434 धीमी होकर रुक जाती है। सब ठीक है। कई फ्लाइट कंट्रोल्स खराब हो जाने के बावजूद पायलट्स प्लेन को सुरक्षित रूप से लैंड कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
बॉम्ब के कारण सीट नंबर 26K का पैसेंजर मारा जाता है और 10 लोग घायल होते हैं, लेकिन प्लेन के दूसरे पैसेंजर सुरक्षित हैं। ओकिनावा पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वो जानना चाहते हैं कि फ्लाइट में क्या हुआ था। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि धमाके के कारण सीट 26K के ऊपर मौजूद कई स्टील केबल्स को नुकसान हुआ था। ये केबल रडर और एलिवेटर को कंट्रोल करती हैं और साथ ही को पायलट के राइट एलेरॉन को भी। डाउनवर्ड फोर्स के कारण फ्लोर में भी छेद हो गया, जिसके कारण शायद ज्यादातर 747 के फ्यूल टैंक में मौजूद वेपर्स में आग लग सकती है। लेकिन इस फ्लाइट में सीट 26K टैंक के ऊपर मौजूद नहीं थी। खुशकिस्मती से हमने उस दिन 747 का दूसरा वर्जन उड़ाया था और उस वर्जन में वो सीट सेंटर टैंक से 2 सीट आगे थी, तो ये एक अच्छी बात थी। ओकिनावा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत ही धमाके से जुड़े सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो मलबे के सबसे बड़े टुकड़ों से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे छोटे टुकड़ों को वैक्यूम के जरिए इकट्ठा करते हैं। वो मेटल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक वायर के टुकड़ों को अलग करते हैं जो कि प्लेन के नहीं हैं। इसमें एक मॉडिफाइड डिजिटल रिस्ट वॉच है और एक 9 वोल्ट बैटरी है। इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत समझ जाते हैं कि सीट 26K के नीचे बॉम्ब फटा था। सवाल यह है कि बॉम्ब रखा किसने? इन्वेस्टिगेटर्स उस बॉम्ब के टुकड़ों को देखते हैं जो फ्लाइट 434 में फटा था। उन्हें पता चलता है कि 9 वोल्ट बैटरी सिर्फ फिलीपींस में बेची जाती है। उन्हें लगता है कि बॉम्बर वहीं का हो सकता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ती। फिर धमाके के 1 महीने बाद पुलिस को आई एक कॉल उन्हें मनीला अपार्टमेंट की एक बॉम्ब फैक्ट्री तक ले जाती है और एक संदिग्ध को पकड़ा जाता है। रेड की खबर न्यूयॉर्क में FBI स्पेशल एजेंट फ्रैंक पेलेग्रिनो तक पहुंचती है। वो 2 साल से रैमजी यूसुफ नाम के आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो वो उस वक्त का सबसे बड़ा भगोड़ा था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1993 में बम धमाका करने के लिए रैमजी यूसुफ की दुनिया भर में खोज की जा रही थी। पुलिस मनीला अपार्टमेंट की बॉम्ब फैक्ट्री के तार PAL 434 की बॉम्बिंग से जोड़ लेती है। उस अपार्टमेंट में मिली हुई घड़ी और ओकिनावा में इस्तेमाल की हुई घड़ी दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। जिस तरह से कैसियो वॉच में टाइमिंग डिवाइस को छुपाया गया था, वो परेशान करने वाला था। पर क्या वो बॉम्ब फैक्ट्री को यूसुफ से जोड़ सकते हैं? पुलिस फिंगरप्रिंट्स चेक करती है और रैमजी यूसुफ का मैच ढूंढ लेती है। अब इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाहते हैं कि रैमजी यूसुफ प्लेन में बॉम्ब लेकर कैसे गया। बॉम्ब फैक्ट्री में पकड़े गए सस्पेक्ट की पहचान अब्दुल हकीम मुराद के तौर पर होती है। वो बॉम्ब बनाने में यूसुफ की मदद करने की बात मान लेता है। गिरफ्तारी के 67 दिन बाद वो आखिरकार उगल देता है कि यूसुफ फ्लाइट 434 में बॉम्ब लेकर कैसे गया। मुराद ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि यूसुफ कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन की बोतल में नाइट्रोग्लिसरीन छिपाकर ले गया था। बॉम्ब के बाकी हिस्से अपने जूते की हील में छिपाकर यूसुफ मनीला में फ्लाइट बोर्ड कर लेता है। उस समय के ज्यादातर एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स सिर्फ टखनों के ऊपर मेटल डिटेक्ट कर सकते थे।
डिजिटल रिस्ट वॉच एक टाइमर है जो एक नाइट्रोग्लिसरीन की बोतल के अंदर डेटोनेटर से वायर्ड है। 2 9 वोल्ट की बैटरी और एक लाइट बल्ब फिलामेंट से उसे जलाने के लिए चिंगारी मिलती है। यूसुफ टाइमर को इस तरह सेट करता है कि जब प्लेन फ्लाइट के अगले स्टेज पर क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचेगी तो बॉम्ब फट जाएगा। फिर वो बॉम्ब को अपनी सीट के नीचे प्लांट कर देता है और सेबू में उतर जाता है। चार घंटे बाद बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फैक्ट्री से जब्त किए गए लैपटॉप में FBI इन्वेस्टिगेटर्स को 12 प्लेन्स में आतंकवादियों के इसी तरह बॉम्ब लगाने के प्लान का पता चलता है। सभी बॉम्ब्स 6 घंटे के अंदर ही ब्लास्ट हो जाते और ऐसे में यकीनन एक से ज्यादा एयरलाइन डिजास्टर होते। FBI यूसुफ पर $2 मिलियन का इनाम रखती है। यह तरीका काम आता है। एक नया रिक्रूट सामने आता है। यूसुफ को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जाता है। फिलीपींस एयरलाइंस में और 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बॉम्बिंग के लिए उसका यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रायल होता है। उसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित फेडरल प्रिजन्स में 240 साल की सजा मिलती है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा मेरे हूं। पास है कंट्रोल। नेक्स्ट प्रेशराइजेशन लॉस चेक करो। तैयार रहो। इन तीनों हादसों में जो चीज मैंने साफ तौर पर देखी वो थी टीम वर्क। हम दूसरे रनवे पर जा सकते हैं। 19 लेफ्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कैप्टन ने परफेक्ट लैंडिंग की थी। उसे सेंटर लाइन के लेफ्ट में रखा और हम बहुत तेज स्पीड में ग्राउंड पर लैंड कर पाए, एकदम सेफली। वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे ताकि प्लेन को स्टेबल सिचुएशन में रखा जा सके और फ्लाइट को सेफली लैंड कराया जा सके। गो अराउंड। गोइंग अराउंड। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट और पैसेंजर्स को बचाने के तरीके सोचे। उन्होंने कामयाब होने तक लड़ाई की और बहुत दिमाग लगाकर काम किया।